नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच बुधवार पेट्रोलियम मंत्री को बदल दिया गया था, लेकिन फिर भी यहां बढ़ती कीमतों पर लगाम नहीं लगा पाई। आज पेट्रोल 35 पैसे और डीजल के दामों में 9 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल यहां दोनों ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय पर राज करने वाले जो मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर शिक्षा मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें, उनके स्थान पर हरदीप सिंह पुरी को लगाया गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है और यहां बुधवार को कच्चा तेल फिर करीब 2% टूटा। दिल्ली के बाजार की बात करें तो दिल्ली के बाजार में आज इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल 100.56 रुपए प्रति लीटर पर चला गया है और डीजल की बात कर लेते हैं 89.62 पर रहा है। और ऐसा देखा गया है कि जब कोई अहम चुनाव होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ती और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया चलने की वजह से बीते मार्च अप्रैल में पेट्रोल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। इसलिए उस दौरान कच्चा तेल महंगा होने के बाद भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई थी, लेकिन बीते 4 मई से इसकी कीमतें खूब बढ़ी, कभी लगातार तो कभी ठहर कर। 38 दिनों में पेट्रोल 10.24 रुपए लीटर महंगा हुआ। और वहीं हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। बता देते हैं कि वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में निधन हुआ है। लंबी बीमारी से जूझने के बाद आज शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। वीरभद्र सिंह पिछले करीब 2 महीने से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने 2 बार कोरोना को मात दी है और बता देते हैं ये भी कि पिछले 2 दिनों से उन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया और 6 बार हिमाचल प्रदेश के सीएम रहे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं और अंदाजा लगाया भी जा सकता है कि हिमाचल की राजनीति में उनका कद कितना बड़ा होगा। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक रहे और इसके साथ ही 5 बार सांसद भी चुने गए थे। उन्होंने 6 बार सीएम के रूप में हिमाचल प्रदेश की बागडोर भी संभाली और वर्तमान में वो सोलन जिले के आरकी से विधायक थे। आईजीएमसी से जुड़े डॉक्टरों का ये कहना है कि पिछले कुछ समय से वीरभद्र सिंह सर्दी खांसी से पीड़ित थे और यही वजह थी और उन्हें सांस लेने में दिक्कत भी आ रही थी और इसी बीमारियों के चलते उनका आज निधन हो गया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह का 87 साल की उम्र में जिस तरीके से हमने बताया कि उनका निधन हो गया है, बताया ये जा रहा है कि निधन की जो पुष्टि है वो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला के मेडिकल कॉलेज से हुई है। तो यहाँ डॉक्टरों ने बताया कि वो काफी ज्यादा बड़ी बीमारी से पीड़ित थे। बता देते हैं आपको ये भी कि यहाँ जिस तरीके से सोमवार को उन्हें हार्ट अटैक आने के बाद वीरभद्र सिंह को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और 9 बार वो विधायक रहे और साथ ही वह 5 बार सांसद भी चुने चुके हैं और 6 बार सीएम के रूप में भी चुने जा चुके हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कद कितना बड़ा रहा होगा और 5 बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं, तो यहाँ साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने अच्छे नेता थे। कहने का तात्पर्य रहता थे लोगों को सही रास्ते पर सही गाइडलाइन देते थे। मुझे भी आज इनके साथ जुड़े हुए 20 से 25 वर्ष हुए हैं। एनएसवाई से लेकर युवा कांग्रेस से लेकर मैं कांग्रेस पार्टी में इनके साथ काम करने का मौका मिला। मुझे जहाँ मेरा व्यक्तिगत राज साहब का हमेशा हिमाचल प्रदेश को एक नज़र से देखते थे और दलगत राजनीति से ऊपर उठ के लोगों के लिए काम करते थे और लोगों इनके लिए काफ़ी। वहीं पीएम मोदी की कैबिनेट में बुधवार को पहला सबसे बड़ा विस्तार कर दिया गया। पीएम मोदी की टीम में नए चेहरों को जगह मिली है। कैबिनेट विस्तार के साथ मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया गया है। मनसुख मंडाविया को स्वास्थ्य, अनुराग ठाकुर को खेल और सूचना प्रसारण, तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया गया है। आपको बता देते हैं बड़ी जानकारी की अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे और नए मंत्रालय की जो जिम्मेदारी है वो गृह मंत्री अमित शाह को दी गई है। स्मृति ईरानी से टेक्सटाइल की जिम्मेदारी ले ली गई है। उनके पास अब सिर्फ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी रहेगी और उधर पीयूष गोयल को टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कार्यभार सौंपा गया है, जबकि उनसे रेलवे ले लिया गया है। और आपको ये बता देते हैं कि अश्विनी वैष्णव को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी कम्युनिकेशन और रेलवे की जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में अब पीएम मोदी के सबसे खास नजर आने वाले मंत्रालय यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री का कार्यभार अब अश्विनी वैष्णव संभालेंगे। मोदी कैबिनेट में पहले से शामिल धर्मेंद्र प्रधान को अब शिक्षा मंत्रालय दिया गया है
और कौशल विकास का कार्यभार भी सौंपा गया है। उनके पास पहले पेट्रोलियम मिनिस्ट्री थी और अब फिलहाल उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन विभाग दिया गया है। और वहीं केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने वाले बदलाव से पहले कई दिल्ली में सियासी हलचल जारी रही और इस बीच मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए पहले बड़े विस्तार में कई चेहरों को मौका मिला और इसके अलावा कई नेताओं को छुट्टी भी दी गई है, जिस पर बीजेपी नेता गुरुप्रकाश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए दिखाते हैं। परिवर्तन ही एक ऐसा चीज है जो अपरिवर्तनीय है। अंग्रेजी में कहते हैं चेंज अलोन इज चेंजलेस। और ऐतिहासिक रूप से यदि आप देखें तो यूथ का, एक्सपीरियंस का, सबका एक ऐसा समन्वय, ऐसा समागम किया गया है जो आज तक भारत के राजनीतिक इतिहास में नहीं किया गया था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी समाज, सबको सम्मान अगर कभी मिला है तो आज मिला है। मुझे लगता है कि ममता दीदी को अपने प्रदेश में जिस प्रकार असंवैधानिक काम लगातार वो कर रही हैं, और हम सब ने देखा था, पूरे देश ने देखा था, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने देखा था कि खेला होबे के नाम पे जो तांडव मचाया गया था पश्चिम बंगाल की सड़कों पे, महिलाओं के साथ उत्पीड़न, दलित समाज के साथ उत्पीड़न, एक ऐसा हिंसा का माहौल, हिंसा का वातावरण बनाया गया था। तो मुझे लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट जहां पे ममता दीदी पिछले 10 सालों से शासन। और वहीं नरेंद्र मोदी सरकार में बुधवार को हुए फेरबदल के बाद असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल को 2 मंत्रालयों बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष का प्रभार दिया गया है। तो यहां आपको बता दें 58 वर्षीय सोनोवाल 2016 से 2021 से असम के सीएम थे, लेकिन पार्टी को सत्ता में लाने के बावजूद उनके पास पूरा और दूसरा कार्यकाल नहीं था। लेकिन यहां उन्होंने हिमंत बिस्व शर्मा के पक्ष में कदम रखा था। बता देते हैं ये भी कि 2 बार विधायक और वो सांसद रहे हैं। पहली मोदी सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता और खेल और युवा मामलों के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में उन्होंने काम किया है। सोनोवाल ने ऐसे समय में नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय का कार्यभार संभाला है जब भारत सड़कों पर दबाव कम करने और प्रमुख परिवहन जरूरतों के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली प्रदान करने के लिए देश में जलमार्गों का एक व्यापक नौवहन नेटवर्क स्थापित करना चाहता है। उन्हें देश के बड़े और छोटे बंदरगाह के नेटवर्क को मजबूत करने की दिशा में भी काम करना होगा, जो भारत के व्यापार को मजबूत करने की कुंजी रखते हैं। वहीं दूसरी ओर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। बता देते हैं कि यहां अखिलेश यादव ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले सपा के ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीते थे, लेकिन यहां बीजेपी ने धन बल, छल बल और जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपने जिले में पंचायत अध्यक्ष बनवा दिए और अब बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी यही कहानी दोहराना चाहती है। सपा अध्यक्ष ने जारी बयान में कहा कि अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रभारी निरीक्षक क्षेत्र पंचायत सदस्यों और समर्थकों को सूची की मांग की जा रही है और यहां लोकतंत्र का गला घोटने की दूसरी कवायद भी की जा रही है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अपने बलबूते कोई चुनाव जीतना अब उसके बस में नहीं है और छल कपट, आतंक और झूठे मुकदमों में फंसाना और ये सब बीजेपी की तरकीबें पहले से ही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की धांधली की शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से ही शुरू हो गई थी। और वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑल आउट अभियान जारी है और पिछले 24 घंटे की बात करें तो घाटी में मुठभेड़ के दौरान 5 आतंकवादी मारे गए हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी विजय कुमार ने सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को बधाई दी है, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने कामयाबी हाथ लगी है उन्हें। और इस बीच आपको बता देते हैं ये भी कि पिछले 24 घंटे के अंदर 5 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है और बिना किसी मानवीय क्षति के पुलिस और सुरक्षा बलों ने ये कामयाबी हासिल की है और इसके लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को बधाई भी दी गई है, क्योंकि वो बधाई के पात्र भी हैं। दरअसल यहाँ
बुधवार देर रात पुलिस को सूचना मिली कि पुलवामा के पूंचल इलाके के कुछ आतंकी छिपे हुए हैं और यहां पूंचल इलाके में कुछ आतंकी छिपे होने के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी और अपना तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया। और इस दौरान आतंकवादियों ने फायरिंग की तो सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लगातार आतंकवादियों को ढेर करते रहे। और इससे पहले आपको बता देते हैं कि यहां कुपवाड़ा जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन एक शीर्ष कमांडर मारा गया था और मंगलवार शाम को कुपवाड़ा जिले के गांदरस इलाके के वातेन में वाहनों की नियमित जांच के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन समूह का कमांडर महराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद पकड़ा गया था और बाद में उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद वह जवाबी कार्रवाई में मारा भी गया था। ब्रेकर्सों का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अजीत मोहन और अन्य की ओर से दिल्ली विधानसभा की शांति कमेटी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाएगी। बता देते हैं आपको ये भी कि दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द कमेटी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के मामले में फेसबुक को कमेटी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया था और यहाँ जस्टिस संजय किशन कौशल और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और ऋषिकेश राय की पीठ ने 24 फरवरी को इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला सुनाने वाला है। फेसबुक इंडिया के वीपी को समन पर आज फैसला सुनाएगा। तो यहाँ जिस तरीके से उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा मामला सामने आया था और ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट फेसबुक इंडिया के उपाध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक अजीत मोहन और अन्य की ओर से दिल्ली विधानसभा की शांति कमेटी की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को फैसला सुनाया जाएगा। और यहाँ दिल्ली विधानसभा की शांति और सौहार्द कमेटी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे के मामले में फेसबुक को कमेटी के सामने पेश होने के लिए समन जारी किया था और इसी के चलते जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, ऋषिकेश राय की पीठ ने 24 फरवरी को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उधर कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार विभिन्न जगहों पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाने जा रही है और यहां लोग कोरोना टीकाकरण के लिए आ भी रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं, ये तमाम तस्वीरें पंजाब के पटियाला की हैं। लोग अब वैक्सीनेशन के लिए सबसे आगे दिखाई दिए हैं और उधर पंजाब के पटियाला में सिविल सर्जन डॉक्टर प्रिंस सोडी और उनकी टीम एक स्कूल में पहुंची है, जहां कोरोना वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी खुराक पिलाने के लिए प्लेवे स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर राजदीप सिंह ने कहा कि 18 से 55 वर्ष की आयु के बीच बड़ी संख्या में लोगों को टीका लगाया गया है और उन्होंने कहा कि उनके स्कूल में पहले से ही कोरोना वैक्सीन कैंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें सैकड़ों लोगों का कोरोना का टीकाकरण हो चुका है और आने वाले दिनों में भी ये कैंप स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से जारी रखा जाएगा। आपको बता देते हैं कि यहाँ कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार विभिन्न जगहों पर कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगा रही है। ये जो तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, ये पंजाब के पटियाला की है, क्योंकि यहाँ टीकाकरण के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है और वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन भी किया गया है। ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है। निर्देशों के मुताबिक मैगा ड्राइव चल रहा है। ये सैकेंड मैगा ड्राइव है और ये सानू 12,000 के डोज एलोकेट हुई है। आलमोस्ट 80 के करीब साढ़े पटियाले डिस्ट्रिक्ट के कैंप लगे हुए हैं और रूरल भी हैं, अर्बन भी हैं और सारे कैंप बहुत अच्छे चल रहे हैं। लोगों में बड़ा उत्साह है। लोग आप बिना कहने के अगे आके वैक्सीन लवा रहे हैं। सैकेंड डोज भी चल रही है, फर्स्ट डोज भी चल रही है। 18 तो लैके उम्र तो उपर वाले सारे असी नागरिकों को कवर कर रहे हैं और बिना कहे लोगों का अगे आना एक बड़ा अच्छा संकेत है
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਹਰਡ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਸਾਨੂੰ ਥਰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਲੇ ਕਰਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ पूरी। और वहीं भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से भले ही अब हाहाकार नहीं मच रहा हो, लेकिन यहाँ कोविड-19 का प्रकोप अब भी लगातार पैर पसार रहा है, जिसका नतीजा ये है कि देश में हर दिन 40,000 के आसपास नए मामले, तो वहीं मौतों की संख्या 1,000 के ऊपर नीचे घूम रही है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ कारोबार पर भी लगी पाबंदियां धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं और राज्य लगातार पाबंदियों में छूट भी दे रहे हैं। कई राज्यों में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज की खोलने की तैयारी भी की जा रही है। फिलहाल कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश भर में लगातार वैक्सीनेशन अभियान को गति दी जा रही है। फिलहाल कोरोना संक्रमण की बात करें तो यहाँ काबू पाने के लिए देश में लगातार वैक्सीनेशन अभियान को भी गति दी जा रही है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ वैक्सीनेशन के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि तीसरी लहर जल्द ही आने वाली है, इसके लिए यहाँ सभी को सतर्क भी किया गया है। यहाँ लगातार वैक्सीनेशन अभियान जारी है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों में होड़ लगी है, क्योंकि एक तरफ जब लोग अफवाहों के चलते लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, लेकिन यहाँ अब लोग उत्साहपूर्वक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि भाई मौसम विभाग ने यहाँ ये कहा कि जैसा कि मोडलों में दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से पकड़ने लगा है, तो अब यहाँ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पश्चिम तट में बारिश की तीव्रता जो है वो 9 जुलाई से बढ़ने की संभावना है। 9 जुलाई तक कम होने की संभावना भी जताई जा रही है। और उधर दूसरी ओर आईएमडी ने कहा कि अरब सागर के ऊपर दक्षिण पश्चिम मानसून के मजबूत होने के कारण 9 जुलाई से पश्चिमी तट पर बारिश की गतिविधि में वृद्धि होने की संभावना है और कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल, माहे में 9 जुलाई से फिर से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। तो यहाँ वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। विभाग ने ये कहा कि वहीं 8 जुलाई से दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से जोर पकड़ने के कारण 9 जुलाई से पूर्वोत्तर भारत, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की तीव्रता और वितरण में कमी आने की संभावना जताई जा रही है। वहीं बंगाल की खाड़ी से निचले स्तर पर नम पूर्वी हवाओं के 8 जुलाई से पूर्वी भारत में भी यहाँ बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बता देते हैं कि यहाँ कुछ हिस्सों में धीरे धीरे मौसम और मानसून के आगे बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है। आपको बता देते हैं कि बारिश की जो तीव्रता है वो 9 जुलाई से बढ़ने की संभावना है। एक तरफ जहां दिल्ली में मानसून आने की संभावना भी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ 9 जुलाई से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से तेज होने की संभावना भी जताई जा रही है। मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। तो यहाँ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। यहाँ लोगों को राहत मिल सकती है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मौसम ने दस्तक दे दी है और फिर से तेज होने की संभावना जताई जा रही है। लोगों को एक बार फिर से राहत मिलने वाली है। तो यहाँ भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि जैसा कि मॉडलों से दक्षिण पश्चिम मानसून ने फिर से जोर पकड़ने का अनुमान लगाया था, तो दूसरी तरफ पश्चिमी तट में बारिश की जो तीव्रता है वो 9 जुलाई से बढ़ने की संभावना है।